सुन लो कमला, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम करूँ, समझी तुम? ओहो, इतना ही शौक था ना नौकर ना बनने का, तो मुझसे शादी क्यों की? किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेते, वो करती तुम्हारे सारे काम। तो ठीक है, या तो तुम आज से घर का काम करना शुरू कर दो, या फिर मैं सच में दूसरी शादी कर लूं। बताओ। हाँ हाँ, कर लो दूसरी शादी। एक नंबर के बेकार आदमी हो तुम, जाओ कर लो। देवपुर गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा एक बेहद सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और सरल स्वभाव के थे। इसी गांव में रघु नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेतों में काम करना और घर के कामों में हाथ बटाना उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन कमला की आदत बिल्कुल अलग थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर का कोई भी काम सामने आते ही उसके पास बहानों की पूरी फौज तैयार रहती थी। कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी चक्कर, तो कभी पेट दर्द। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूरज की पहली किरणें आंगन में फैल चुकी थी। रघु पशुओं को चारा डालकर घर के अंदर आया। कमला अभी भी चादर ताने गहरी नींद में थी। कमला, ओ कमला, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। उफ, आज तो मेरा सिर फटा जा रहा है। फिर से वही दर्द शुरू हो गया। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है। अरे तुम आराम करो कमला, मैं खुद खाना बना देता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रघु तुरंत चिंतित हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी सचमुच बहुत परेशान है। वो रसोई में गया, जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और खेत की ओर निकल गया। लेकिन जैसे ही रघु घर से दूर गया, कमला तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। थोड़ी ही देर में उसकी पड़ोसन गीता वहां आ गई। क्यों कमला, आज कौन सा नया दर्द चालू है? आज सिर दर्द। ये सुनते ही दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। और देखो, रघु ने मान भी लिया। वो तो मेरी हर झूठी बात को सच मान लेता है। दोपहर में रघु खेत से वापस लौटा। उसने कमला को आराम करते देखा। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब कमला? कुछ खास ठीक नहीं हूँ जी, बहुत कमजोरी लग रही है। रघु ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में एक हल्का सा सवाल उठ चुका था। मुझे याद है, जब मैं दोपहर में घर के बाहर पहुंचा था, तब मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई थी। एक बीमार इंसान इतनी जोर से कैसे हंस सकता है? नहीं नहीं, मैं बेकार में ही शक कर रहा हूं। शाम को गांव की चौपाल में लोग बैठे बातें कर रहे थे। रघु भी वहां जाकर बैठ गया। तभी शंभू काका ने उससे पूछा, क्यों रघु बेटा, बहू की तबीयत अब कैसी है? काका, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। अजीब बात है, सुबह तो मैंने उसे गीता के साथ आंगन में खूब खिलखिलाकर हंसते देखा था। यह सुनकर रघु चुप हो गया। अब उसका शक गहरा हो चुका था। रात को रघु और कमला खाना खा रहे थे। लगता है कल भी मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी जी। कोई बात नहीं कमला, तुम आराम करना। कमला मन ही मन खुश हो गई कि उसकी चाल फिर सफल रही। लेकिन आधी रात को रघु की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। जैसे ही वो पानी पीने रसोई के पास पहुंचा, उसे अंदर से कुछ आवाजें आईं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और उसने अंदर झांका। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, दिन भर आराम और रात को ये गुड़, मलाई और मिठाइयों की दावत। इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है? रघु के दिल को गहरा झटका लगा। जिस पत्नी को वो बीमार समझ रहा था, वो तो पूरी तरह स्वस्थ थी। रघु की आंखों में निराशा उतर आई, लेकिन उसने कोई शोर नहीं मचाया। वो चुपचाप कमरे में लौट आया। अगर मैं अभी कुछ कहूंगा तो सिर्फ झगड़ा होगा। नहीं कमला,
अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास खुद ही होगा। अगली सुबह रघु हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। थोड़ी देर बाद कमला ने हमेशा की तरह करवट बदली और कराहने का नाटक शुरू किया। उफ, आज तो मेरी कमर टूट रही है। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द है। लगता है तुम्हारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा हुआ कल मैं वैद्य जी से मिला था। वैद्य जी से? मैंने उन्हें तुम्हारी इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में सब बता दिया। उन्होंने क्या कहा? वैद्य जी ने कहा है कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक मरीज को सिर्फ और सिर्फ सादा खाना ही देना है। सादा खाना? हाँ, बिना तेल मसाले का खाना, उबली हुई दाल, उबले चावल और उबली हुई सब्जियां। इसके अलावा कुछ भी दिया तो जान का खतरा हो सकता है। ये सुनते ही कमला का चेहरा ऐसे लटक गया। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। अब मैं ना भी नहीं कह सकती, क्योंकि बीमारी का नाटक तो मैंने ही किया है। उसे मसालेदार खाना बहुत पसंद था। रघु खेत जाने से पहले रसोई के सभी मसाले, मिठाइयाँ और गुड़ एक बड़े संदूक में बंद करके चाबी अपने साथ ले गया। जब कमला रसोई में पहुंची, उसने पूरा घर छान मारा। अरे, सारा सामान गया कहाँ? नमक मिर्च तक गायब है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार मजबूरी में उसे वही फीकी उबली हुई दाल चावल खानी पड़ी। थू थू, ये खाना है या जेल की सजा? उधर खेत में काम करते हुए रघु मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसकी योजना का असर शुरू हो चुका है। अगले दिन पूरे गांव में एक खबर फैल गई। सेठ गोविंद दास के बेटे की शादी तय हो गई थी। दोपहर को गीता दौड़ती हुई कमला के घर पहुंची। कमला, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेठ गोविंद दास के यहाँ अगले हफ्ते बहुत बड़ा भोज होने वाला है। सच में? क्या क्या बनेगा? अरे पूछो मत, गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ी, हलवा, जलेबी, मालपुए, सब कुछ बनेगा। ये सुनते ही कमला के मुंह में पानी आ गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमारी याद आ गई। शाम को जब रघु घर लौटा, सुनिए जी, सेठ जी के बेटे की शादी में हम भी जाएंगे ना? देखते हैं मतलब? अरे कमला, तुम बीमार हो। एक बीमार इंसान इतना तेल, घी और मसाला नहीं खा सकता। तुम्हारे लिए मैं घर पर ही उबली हुई लौकी बना दूंगा। ये सुनकर कमला का दिल बैठ गया। उस रात कमला करवटें बदलती रही। उसकी आंखों के सामने बस जलेबियां और कचौड़ियां घूम रही थीं। अगर मैं बीमार बनी रही तो वो स्वादिष्ट भोज छूट जाएगा, और अगर अचानक ठीक हो गई तो रघु को शक हो जाएगा। मैं क्या करूं? अगली सुबह रघु गांव के मुखिया हरिराम के घर पहुंचा। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। रघु, तुम्हारा ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। कभी कभी इंसान को उसकी गलती का एहसास खुद ही होने देना चाहिए। बस मुखिया जी, मैं यही चाहता हूँ कि कमला समझ जाए कि घर चलाना और परिवार संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। शाम को चौपाल में सभी गांव वालों को बुलाया गया। मुखिया जी ने घोषणा की, देवपुर के निवासियों, अगले सप्ताह सेठ जी की शादी के अवसर पर गांव के सबसे जिम्मेदार और मेहनती परिवार को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ लोग गुप्त रूप से आने वाले दिनों में हर परिवार का निरीक्षण करेंगे। सुना तुमने कमला? हमारे घर का नाम भी इसमें चुना जा सकता है। हमारे घर का? अगली सुबह रघु अकेला ही सारा काम कर रहा था। तभी गांव के दो बुजुर्ग निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने देखा कि पशुओं को चारा देना और रसोई का काम सब रघु अकेला ही कर रहा है। क्यों रघु बेटा, बहू कहाँ है? काका, उनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। उफ, आज तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल है। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चले गए। दोपहर को गीता फिर आई। कमला, आज चौपाल में लोग कह रहे थे कि रघु कितना मेहनती है और बेचारा अकेला ही सब कुछ संभालता है। लोग तुम्हारी बीमारी पर भी बातें बना रहे थे। ये सुनते ही कमला का चेहरा शर्म से उतर गया।
उसी शाम जब रघु खेत से लौटा तो उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरे पर भयानक थकान थी। कमला पहली बार उसे इतनी गौर से देख रही थी। बहुत थक गए हो क्या जी? आज बहुत काम था। हाँ, खेत का काम भी था, फिर घर और पशुओं को भी देखना था। खैर, कोई बात नहीं। उस रात कमला को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीनों के दृश्य घूमने लगे कि कैसे रघु बिना किसी शिकायत के अकेले सब संभालता था और बदले में उसे सिर्फ उसके झूठ और बहाने मिलते थे। सुबह होने से पहले ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रघु, जल्दी बाहर आओ। रघु ने दरवाजा खोला तो बाहर एक ग्रामीण खड़ा था। कस्बे से खबर आई है कि तुम्हारे मामा जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या? मुझे अभी निकलना होगा। रघु ने तुरंत बैलगाड़ी तैयार की और जाने से पहले कमला से कहा, कमला, मैं शाम तक लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज घर और पशुओं की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं अकेले कैसे करूंगी? वैसे ही जैसे मैं हर दिन करता हूँ। रघु चला गया। अब जिस जिम्मेदारी से कमला महीनों से भाग रही थी वो उसके सामने खड़ी थी। सबसे पहले उसने गाय को चारा देने की कोशिश की, पर उसे अंदाजा ही नहीं था। अरे बहू, एक ही दिन में पूरे हफ्ते का चारा डाल दोगी क्या? गाय बीमार हो जाएगी। कमला ने शर्मिंदा होकर गलती सुधारी। फिर वो कुएं से पानी लेने गई। कड़ी धूप और भारी बाल्टी ने उसकी कमर तोड़ दी। घर आकर जब चूल्हा जलाया तो पूरी रसोई में धुआं भर गया। आंखों से आंसू बहने लगे और दाल में नमक इतना ज्यादा हो गया कि वो खाने लायक नहीं रही। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? रघु रोज ये सब अकेले कैसे संभालते थे? मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। शाम ढली, बैलगाड़ी की आवाज आई। रघु घर लौटा तो उसने कमला को बेहद थका हुआ और रोते हुए देखा। क्या हुआ कमला? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं बस काम से बचना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता था कमला। आपको पता था? जिस रात तुम रसोई में छिपकर मलाई और मिठाइयाँ खा रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। तो फिर आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? मुझसे गुस्सा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो। डांटने से तुम सिर्फ गुस्सा होती, बदलती नहीं। ये सुनकर कमला भावुक हो गई और उसने रघु के पैर छू लिए। अगली सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ ही कमला उठ गई। उसने आंगन साफ किया और रसोई में स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। रघु जब उठा तो हैरान रह गया। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? नहीं जी, बस अब से आपके इस घर में सारे बहाने खत्म हो गए हैं। एक सप्ताह बाद सेठ गोविंद दास के बेटे की शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। मुखिया हरिराम मंच पर आए और उन्होंने माइक संभाला। देवपुर के निवासियों, आज मैं उस परिवार को मंच पर बुलाना चाहता हूं जिसने हमें सिखाया कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल लेना सबसे बड़ी बात है। मैं आमंत्रित करता हूं रघु और कमला को। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कमला ने गर्व से सम्मान स्वीकार किया और रघु की तरफ देखा। अगर रघु ने उस दिन मुझ पर गुस्सा किया होता तो मैं कभी नहीं बदलती। प्यार से सिखाया गया सबक जिंदगी भर याद रहता है। उस दिन के बाद रघु और कमला का घर खुशियों से भर गया और देवपुर के लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हुए एक ही बात कहते हैं कि झूठे बहाने कुछ समय का आराम तो दे सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ और सच्ची खुशी सिर्फ ईमानदारी से ही मिलती है।